अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें पार्ट नंबर 2 तक हमने क्या क्या समझ लिया। बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज और सोशल सर्विस कर चुके हैं। सर्विस और गुड्स में डिफरेंस कर चुके हैं। ठीक है, अब आएगा बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज के अंदर हमने जो पार्ट नंबर 2 में देखा था वो सिर्फ क्या था, वो सिर्फ था डेफिनेशन। अब हम इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बिजनेस सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विस आती है और उसके बारे में डिटेल में सारी चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबर 1 देखो, इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव, अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, मतलब आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज। मतलब अगर आपको बिजनेस में अच्छे से कंपटीशन में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको स्पेशल जो लोग इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप कि जैसे आपको अगर कोई सामान दिल्ली से मुंबई भेजना है तो आपको एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू जो स्पेशलाइज्ड है, जिनका काम ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है। आप ये नहीं बोल सकते किसी भी एक इंसान को अपने ऑफिस से कि एक काम करो, आप एक काम करो, सामान लो और जाके मुंबई तक छोड़ के आ जाओ। नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में जीना है और आपको अपना बिजनेस को कंडक्ट करना है, क्योंकि कंपटीशन वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज लुक टुवर्ड्स बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब देखो ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं मार्क करता रहूंगा मैं, और यही हमें सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं आगे आगे वाले पार्ट्स में, बस यही पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। सबसे पहले वो क्या लेते हैं, बैंक, बैंक की सर्विस लेते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बैंक की सर्विस लेना। आप कैश कितना होल्ड करोगे अपने पास, खुद सोच के देखो। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश अपने पास कितना रख सकती है, क्या वो सारा कैश में डीलिंग कर सकती है? नहीं, उसको बैंक की सर्विस लेनी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको इंश्योरेंस की सर्विस लेनी होती है। इंश्योरेंस की सर्विस क्यों लेनी होती है, सोच के देखो। आपका अपने सामान निकाला, आपने आईफोन बेचते हो जैसे, या आप कोई फोन की कंपनी है, एक फोन नहीं तो 5,000 का तो एक आता ही है। आपने अपने सारे फोन्स निकाले अपने स्टोर से, आपने अपने दूसरे ब्रांच में भेजे जहां पे वो बिकने वाले हैं। ऑब्वियसली एक ट्रक के अंदर आपकी जैसे 10 लाख रुपीस का अमाउंट का गुड्स जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। ऑब्वियसली आप रिस्क नहीं लोगे कि गलती से भी अगर ये ट्रक, गलती से भी सामान में आग लगी है, डिस्ट्रॉय हो गया, आपका इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप रिस्क ना लेके आप क्या करते हो, इसको इंश्योर्ड करा लेते हो। एक इंश्योरेंस कंपनी को बुलाते हो, उसको बताते हो इतने का सामान जा रहा है मेरा, आप इंश्योरेंस कर दो इसका। तो इंश्योरेंस कंपनी एक फीस चार्ज करती है। ठीक है, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। इंश्योरेंस फीस एक वो चार्ज करेगी, और वो फीस बहुत नॉमिनल होती है। मान लो उन्होंने ले लिए 5,000 रुपए। अब आपको लग रहा होगा 5,000 रुपए नॉर्मल थोड़ी है, ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट कंपेयर करो 10 लाख रुपए से। ठीक है, वो 5,000 रुपए लेगी आपसे और वो सामान जाएगा। अगर भगवान ना करे अगर ये सामान कभी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरे आपके पैसे रिटर्न कर देगी। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। बट अगर ये सामान डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो आपके 5,000 रुपए जो लिए थे कंपनी ने वो वापस नहीं करेगी। अगर वो ये भी वापस करने बैठ गई कि उसने 5,000 भी आपके रिटर्न कर दिए, तो वो कमाएगी कैसे? ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आपको इंश्योरेंस सर्विस के बारे में भी यहां पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विस भी आजकल लोग लेते हैं, और देखो और कौन सी सर्विस लेते हैं, यही सब के बारे में हमें बस पढ़ना है। अगर आपको अभी समझ में आ गया हल्का हल्का सा, इनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लांट एंड मशीनरी और गुड्स के लिए वो, ठीक है, इंश्योर्ड करवा लेते हैं, ये हो चुका। ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, आपको सामान इधर से उधर भेजना है या कोई रॉ मटेरियल आपको मंगवाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको टेलीकॉम और पोस्टल सर्विस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक सामान है मेरा दिल्ली से मुंबई भिजवाना है, दिल्ली से मुंबई, मैं कुरियर सर्विस लूंगा, मैं कोई कंपनी जैसे डीटीडीसी है, ये कुरियर सर्विस है, मैं इनको बुलाऊंगा, इनको अपना वो पैकेट दूंगा, मैं बोलूंगा वहां पे डिलीवर करवा दो। तो मैंने एक तरह से कुरियर सर्विस ली, पोस्टल सर्विस ली। टेलीकॉम मतलब फोन की सर्विस नहीं लेते, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन वगैरह हो गया, तो हमने टेलीकॉम की सर्विसेज भी ली है। ठीक है, तो यही सारी सर्विसेज हैं जो मैंने ये मार्क करी है। बैंक, इंश्योरेंस, एक ये ट्रांसपोर्ट कर लो, एक टेलीकॉम कर लो, और एक और आएगी वेयर हाउस की।
वो पढ़नी है, 2-3 और पढ़नी है, बस यही सारी बिजनेस सर्विसेज होती है, इसी के बारे में हमें सारा डिटेल पढ़ना है। पहले आओ बैंकिंग सर्विस पे। बैंकिंग सर्विस क्या होती है? कमर्शियल बैंक्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू कस्टमर। अब देखो, बैंक्स भी टाइप के होते हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब आप ये समझ लो, आपने जितने बैंक के आज तक नाम सुने हैं, जितने भी बैंक के, एसबीआई का सुना है? बिल्कुल सुना है। कोटक महिंद्रा सुना है? बिल्कुल सुना है। और क्या होता है? पीएनबी बैंक हो गया और बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ये सारे जितने भी बैंक आपने सुने हैं सारे कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं? आपको एक तरह से क्रेडिट देते हैं ये कस्टमर को। क्रेडिट का मतलब आपको पता है, उधारी एक तरह से ये दे देते हैं। A banking company in India is the one which transact the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft order or otherwise. Simple language में बोलूं, बैंक क्या करता है? आपके बिहाफ पे लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेता है। मतलब लोग ने अगर आपके अकाउंट में पैसे डलवाए तो वो बैंक लेके आपको दे देता है ना, यही काम करता है। और आपसे क्या कर सकता है? आप उसमें चेक डाल सकते हो और क्या क्या कर सकते हो? उससे पैसे निकाल सकते हो, उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। इस पॉइंट का यही मतलब है। इन सिंपल टर्म्स पे आओ, अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट, ये पैसे लेता है डिपॉजिट पे और रीपे कर देता है आपको जब भी आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है 2 मिनट बाद देखेंगे, या पहले मैं वो बता देता हूं ये काम कैसे करता है। देखो, आपने कभी नोटिस किया बैंक कमाता कैसे है? हाउ बैंक अर्न। बैंक एक कमाता कैसे है? बड़े ध्यान से सुनना। आप बैंक के पास पैसे जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो बैंक में? बिल्कुल करते हैं। जब बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको एक इंटरेस्ट देता है बैंक, ठीक है। एक इंटरेस्ट देता है, जैसे 4%। आपने पैसे जमा करे, उस पर 4% का बैंक इंटरेस्ट देता है। अब बैंक से कभी जाना और लोन मांगना, बैंक आपको लोन देता है। देखो, यहां बैंक को आप पैसे दे रहे हो या बैंक आपको पैसे देता है, और वो आपसे चार्ज करता है इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। मैं लेट करता हूं 12%, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया बैंक क्या करता है? आपको जब लोन देता है आपसे 12% का इंटरेस्ट लेता है और आप लोगों को आपके डिपॉजिट पे 4% का इंटरेस्ट देता है। तो जो डिफरेंस है 8% का, ये उसका प्रॉफिट होता है। ये उसका क्या होता है? प्रॉफिट। तो बैंक ऐसे कमाता है। समझ में आया? दोबारा सुनना। आप जाते हो बैंक के पास, उससे लोन लेते हो, तो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो। आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया 12% का, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने बैंक को लोन दिया, हाँ 12% का। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, तो बैंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट देता है 4% का। तो इस वाले केस में जो बैलेंस आता है वो आपका बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ये ऐसे बैंक कमाता है। और भी तरीके हैं बैंक के कमाने के, बट ये वाला एक मतलब मेन कह लो या सिंपल फॉर्म कह लो कि बैंक ऐसे वर्क करता है। और भी तरीकों से बैंक पैसे कमाता है, बट ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो, बैंक को क्लासिफाई कर सकते हैं 4 टाइप्स के बैंक में, ठीक है। पहला है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो आपने अभी तक जितने भी आज तक बैंक के नाम सुने हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक, सारे कमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं अभी समझेंगे। फिर एक स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं और एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक तो आपको पता होगा सिर्फ एक ही होता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का, आरबीआई। क्या होता है डिटेल में अब देखेंगे। पहले आओ कमर्शियल बैंक पे। कमर्शियल बैंक क्या होता है? बैंकिंग मींस, बैंक का मीनिंग क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी। जो मैंने ये बोला, ये आप उसमें पैसे को क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो। तो ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। देखो जरा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब किसके लिए ये डिपॉजिट करवाता है अपने पास? इसके लिए कि वो आगे किसी को दे सके, आगे या तो इन्वेस्टमेंट कर सके या किसी को दे सके। ये चीज वो आगे क्या कर सके? या तो इन्वेस्टमेंट कर सके या आप लोगों को या किसी और इंसान को वो दे सके, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्लियर। देयर आर 2 टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको पता है? प्राइवेट सेक्टर कौन से बैंक हो गए? जो कि प्राइवेट लोगों के हाथ में बैंक अभी चलने लग रहे हैं। इसका फेमस एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक। ये प्राइवेट एक एंटिटी इसको ओन करती है, मतलब उसके मालिक प्राइवेट लोग हैं। एक एचडीएफसी आपने सुना होगा,
ये सारे बैंक प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है। एक होते हैं पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक कौन से बैंक होते हैं? जिसकी गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप होती है, उसके मालिक कौन होते हैं? गवर्नमेंट। जैसे आपने एसबीआई सुना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका ओनर मेनली गवर्नमेंट है। या जैसे और कौन से बैंक ले सकते हैं हम? और ले सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी उसको बोलते हैं। तो ये वाले बैंक भी किसका है? ये पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक दो हो सकते हैं, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। जिसमें गवर्नमेंट मालिक है वो होते हैं पब्लिक सेक्टर, जिसमें प्राइवेट लोग मालिक हैं, ओनर है, वो होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है public sector bank are those in which the government has a major stake and they usually need to emphasis on social objectives than on the profitability। सिंपल सी चीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से बैंक होते हैं? जो मैंने यहां पे आपको बता भी दिया था, जिसमें ज्यादा मेजर स्टेक मतलब 51% या उससे ज्यादा, 51% और मोर। याद है हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ी थी ये बात। 51% और मोर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। और आपको यह बात तो पहले से ही पता है कि पब्लिक सेक्टर का मेन काम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता, उसका मेन काम होता है सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ठीक है, मतलब सोशल बेनिफिट लोगों तक पहुंचाना। पब्लिक सेक्टर बैंक आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर्स। मतलब ये चीज भी मैं आपको समझा चुका हूं कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक होते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक ओन मतलब इनके मालिक, चलाना, मैनेज करना और कंट्रोल करना, ये सब किसके हाथ में होता है? प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस। ये फ्री होते हैं, इन पे गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या क्या हो सकते हैं? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और एक आईओबी भी है, ठीक है। एंड अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर है, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये कोई तो भी बैंक होगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये वाला बैंक भी हमारा प्राइवेट के अंदर आ जाता है। मतलब इन लोगों के मालिक सारे प्राइवेट इंसान हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक आपने ये सब चीजें अब कभी सुनी नहीं होगी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाले बैंक्स के बारे में नहीं पता किसी को भी, मतलब आप लोगों को, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटीज एक्ट एंड मेंट essentially फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। थोड़ा ध्यान से समझना। आपको पता है एक फार्मर होता है, एक फार्मर को क्या करना होता है? क्रॉप उगाना होता है, फसल उसको उगानी होती है, फिर उसको बेचना होता है। क्रॉप उगाने के लिए उसको फंड्स चाहिए होते हैं, ऑब्वियसली उसके पास नहीं होते हैं, जनरली सबके पास नहीं होते हैं फंड्स, उसको पैसे चाहिए। अब उसको चाहिए पैसे, तो वो जाता है बैंक के पास लोन लेने, बैंक के पास गया लोन लेने। अब हुआ क्या? बैंक लोन देता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक होते हैं, ये कमर्शियल बैंक थे। कमर्शियल बैंक लोन कभी आप देखोगे उस पे इंटरेस्ट हाई चार्ज करते हैं, मतलब 9 से लेके कितना भी % तक वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं यहां से 9 से 15, 9 to 15% के बीच में वो इंटरेस्ट आपसे ले लेंगे। बट आप सोचो एक फार्मर है, वो वैसे ही एक पुअर इंसान है, ठीक है, उसके पास फंड नहीं है और वो एक फार्मिंग का काम कर रहा है, तो इसके लिए अगर ये बैंक से लोन लेने जाएगा तो इसको 9 to 15% का अगर लोन इंटरेस्ट पे दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत होगा। तो अब आप ये बोलोगे तो एक काम करो ना, आप एक काम करो, कमर्शियल बैंक जो है इनको एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि कोई भी अगर फार्मर आएगा तो वो उसको लोन सस्ते में दे देंगे, वो उसको 4 या 5% पे लोन दे देंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। सोचो, इसलिए फिर तो जो लोग बाकी के हैं, बाकी के अदर लोग हैं जो फार्मर नहीं हैं, उनको आप लोन दे रहे हो 9 से 12% के उस पे इंटरेस्ट पे, आप उनसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, फार्मर से इतना कम ले रहे हो, इन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? और फिर दुनिया अपने आप को फार्मर बनाने पे मजबूर करने लग जाएगी कि हम भी फार्मर है, हम भी फार्मर है, हम भी फार्मर है। इसीलिए कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट हटा ही दिया कि आप कमर्शियल बैंक के पास जाओ मत, आप एक काम करो, कोऑपरेटिव बैंक बना दिया, जिसमें सिर्फ मेन चीज ये है, इसमें जो जैसे मान लो अगर फार्मर के लिए बनाया है तो उसमें सारे जो मेंबर हैं वो फार्मर होंगे, सारे मेंबर फार्मर होंगे, और इनका जो बैंक लोन, ये बैंक से लोन भी लेंगे तो उसका इंटरेस्ट 4 से 5% ही होगा।
ठीक है, और ये लोन सिर्फ फार्मर को दिया जाएगा। मान लो मैं फार्मर तो नहीं हूं, ठीक है, मैं पढ़ाने लग रहा हूं, मैं गया कोऑपरेटिव बैंक के पास, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं कोऑपरेटिव बैंक के पास गया, मैंने कहा कि मुझे ना अपनी एक कोचिंग सेंटर खोलना है, मुझे उसके लिए ना लोन दे दो और इंटरेस्ट 4 से 5% लो। वो मुझे लोन कभी नहीं देंगे, वो ये बोलेंगे आप कमर्शियल बैंक के पास जाओ, हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम बस अपने मेंबर को देते हैं। हम किसको देते हैं? सिर्फ अपने मेंबर को देते हैं। ये देखो, हम अपने मेंबर को लोन देते हैं बस, और किसी को नहीं देते। मैं पूछूंगा आपके मेंबर कौन है, तो वो बोलेंगे, जैसे मान लो इस वाले केस में वो बोलेंगे हमारे मेंबर है फार्मर, हम सिर्फ इनको लोन देंगे, वो भी सस्ते रेट पे हम इनको लोन देंगे। दूसरी बात, आप ये चीप क्रेडिट हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा। लास्ट पॉइंट आपका हो चुका, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट देखो स्पेशलाइज्ड बैंक, और 2-3 बैंक है वो भी देख लो। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बैंक। आपने कुछ बैंक का सुना होगा, एक बहुत फेमस था, अभी अब याद नहीं आ रहा, कि एक बहुत फेमस होता था बैंक, ठीक है, वो क्या करता है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके देता है आपको। इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होते हैं, ये कुछ तो भी बैंक होते हैं, बस आप इनके ना ये याद रखना नाम, और इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दीज बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज, हैवी प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड, ये उनके लिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ये है सेंट्रल बैंक। आपने कभी नोट देखा होगा, आपने कभी मनी देखा होगा, इंडियन रुपीज देखना, कभी नोट देखना, उस पर लिखा होता है हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? ये है सेंट्रल बैंक, ठीक है। देखो ऐसे समझो, हम नॉर्मल आदमी हैं, हम हैं पीपल, हम लोगों के लिए बैंक कौन है? हमें पैसा जमा कराना है, हम कहां जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। हम एसबीआई वगैरह में जाते हैं ना, सेम कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक होता है। समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे अगर पैसे जमा करने हैं बैंक में, तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, और पैसे जमा कराऊंगा या लोन ले लूंगा। बट हो सकता है कभी बैंक को भी लोन चाहिए हो, बड़ी अजीब बात है, बट ऐसा होता है। बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कह लो सब बैंक का ये एक तरह से फादर है, ठीक है, ये सबका एक फादर है, कि सारे बैंक इसके नीचे काम करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम याद होना चाहिए, ठीक है। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक ऑफ दैट कंट्री। ये वही वाला पॉइंट आ गया। वो क्या काम करता है? सारे कमर्शियल बैंक को, सारे कमर्शियल बैंक पूरी कंट्री में सबको क्या करता है? कंट्रोल, ये सब देखता है। इट ऑल्सो एक्ट एज गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट भी अपने पैसे इस बैंक में रखती है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने सारे पैसे एसबीआई में रखेगी? वो सारे पैसे क्या आईसीआईसीआई बैंक में रखेगी? नहीं, वो सारे पैसे रखती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब सेंट्रल बैंक के अंदर रखती है, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। ये सारे पॉइंट आपको मैं बेसिकली बताऊं तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, पूरा चैप्टर है। मैं तब वहां पे समझाऊंगा कि ये करेंसी को कैसे संभालता है और क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, बट अभी बस इतना ही समझ लो। और हमारी इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे हमारा पार्ट नंबर 3 फिनिश होता है, जिसके अंदर मैंने बैंक्स आपको समझाए। पहले तो सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं, फिर बैंकिंग सर्विस हमने कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट किए, जिसके अंदर हमने 4 टाइप के बैंक देखे। कमर्शियल बैंक जो हम यूज करते हैं, सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक यूज करते हैं, फिर एक था हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक और एक था कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। यहां पे आके हमारा पार्ट नंबर 3 फिनिश हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4।